चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है के आवर्त वर्गीकरण। इसमें हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ 9 क्लास में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ पदार्थ मीन्स जो चीज आप देखते हो जिसका द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरे, उस सबको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कोणों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम एटम या मोलकुल कहते हैं, परमाणु या अणु कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कोणों से मिलकर के बना है, जिन कोणों को हम परमाणु या अणु कहते हैं। क्योंकि अणु परमाणुओं से मिलकर के ही बना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ किसे मिलकर के बना हुआ है? परमाणु से। किसे मिलकर के बना है? परमाणु से। छोटे छोटे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें उपस्थित कोणों यानी परमाणुओं के गुण एक समान हो, तो उसको कहा गया तत्व। क्या कहा गया? तत्व या यौगिक, कंपाउंड कहा गया। वैसे पदार्थ जैसे मान लो कोई पदार्थ हो गया, जैसे लोहा हो गया। क्या हो गया? लोहा हो गया। ये भी छोटे छोटे कोणों से मिलकर के बना होगा, नहीं? तो ये छोटे छोटे इस तरह से कोणों से मिलकर के बना होगा। इन कोणों को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे या मोलकुल कहेंगे। तो चूंकि मोलकुल जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो परमाणु अर्थात एटम से ही मिलकर के बने होते हैं, इसलिए हम थोड़ा देर के लिए अणु को भी एटम ही मान करके चल सकते हैं। तो सपोज ये लोहा हो गया है आपका, ये हो गया आपका लोहा। तो लोहे के अंदर जितने भी एटम है, जितने भी कण है, यदि सबका गुण एक समान हो तो इसको हम कहेंगे तत्व। क्या कहेंगे? तत्व या यौगिक, या यौगिक। ठीक है। तो इसे देखा गया कि ये लोहा है, कुछ पदार्थ वैसे हैं जिनके कण जो है समान प्रॉपर्टी वाले पाए गए, तो उनको कहा गया तत्व। क्या कहा गया? तत्व। और चूंकि तत्व से ही मिलकर के यौगिक बना है, इसलिए यौगिक को भी थोड़ा देर के लिए हम तत्व ही बोल सकते हैं, समझने के लिए। किस चीज के लिए? समझने के लिए। ठीक है। इस तरह से ये सभी चीजें हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वहां से कि अभी तक तत्वों का खोज जो है वो 118 तक हो चुका है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी किताब में 114 तक का ही चर्चा किया हुआ है, इसलिए हम भी 114 तत्व तक ही सीमित रहेंगे। हालांकि क्लास 10th लेवल में हमें 20 तत्व को अच्छी तरह से उसका संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इन सभी चीजों को क्या करना है? याद करके हमको रखना। नहीं, कितना तक? 20 तत्व तक। उसके आगे कुछ तत्व हैं जिनका हम लोग को परमाणु संख्या, कुछ कुछ तत्व का परमाणु संख्या, संकेत, ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब आप एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि इन तत्वों का खोज जो है 114 तत्वों की जो हम बात कर रहे हैं, ये अचानक 114 तत्वों का रिसर्च हो गया होगा कि धीरे धीरे एक एक करके? और हर तत्व का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, तो ही तो नाम अलग अलग पड़ा। यदि अलग अलग गुण नहीं होता तत्वों के अंदर, तो फिर उसका नाम अलग अलग क्यों पड़ता? स्वाभाविक हर तत्व का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो स्टार्टिंग में 2-4 तत्वों का खोज हुआ होगा, उसके बाद से उसके प्रॉपर्टीज क्या होता है, कौन सा तत्व का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है कि नहीं, और सारा प्रॉपर्टीज होता है, वो कैसे होता है। तो चलो सपोज मान लो कि 2 तत्व स्टार्टिंग में हमारे पूर्वजों को मिला, तो उसका कुछ अपना अपना प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा। तो उस गुणों को हमने क्या किया? याद कर लिया। 2 की बात है तो याद कर सकते हैं। 3 मिला, तो चलो 3 का भी गुण हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ऐसे करते करते तत्वों की संख्या बढ़ते गया, तत्वों की संख्या बढ़ते गया, और हर तत्व का प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखना है। तो स्वाभाविक है, जब तत्वों की संख्या बढ़ेगा, ज्यादा होगा, तो उसके प्रॉपर्टीज को याद रखना संभव नहीं हो पाएगा। है कि हो पाएगा? नहीं हो पाएगा।
मान लो 2 4 5 6 7 8 रहे तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन ये 20 हो जाए, 25 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए तो उसका याद रखना संभव है? याद रखना संभव नहीं है। वही बात हो गई, जैसे मान लो कि आप किसी जाते हो राशन के दुकान पर, सब्जी वाले के दुकान पर, और वो सब्जी वाला क्या किया है कि आलू प्याज एक ही में मिला करके रख दिया है। नहीं, अब आपको 1 केजी प्याज लेना है, 1 केजी। तो प्याज लेने के लिए अब क्या करेगा वो दुकानदार? अचानक जो है, सपोज मान लो कि 4 कस्टमर उसके पास आ गए। कोई कहता है कि हमको 1 केजी प्याज दे दीजिए, कोई कहता है कि हमको 1 केजी आलू दे दीजिए। नहीं, तो चूंकि वो क्या किया है कि आलू और प्याज सबको एक साथ मिक्स कर दिया है। अब 1 केजी प्याज लेना होगा तो क्या करेगा? वो ढूंढेगा किधर किधर प्याज है कि नहीं? इधर से ढूंढ करके ला करके क्या करेगा? वजन करेगा। तब तक 3 कस्टमर या 4 कस्टमर और जो एक्स्ट्रा आए हैं, वो लोग क्या कहेंगे? अरे यार, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको यहाँ जाना है, तो एक आदमी को देने में इतना टाइम लगा दिया, ये ढूंढ रहा है किधर किधर है। नहीं, तब तक पता चलेगा हमारा ट्रेन छूट गया है कि नहीं, या हमको जहाँ जाना है वहां पर समय से नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो कहेगा चलो हम दूसरा दुकान देखते हैं। नहीं, दूसरा दुकान क्यों? क्योंकि दुकानदार का सामान सारा का सारा बिखरा हुआ है, उसमें से उसको चुन करके लाना है, फिर आपको देना है। फिर आलू वाले को, तो फिर आलू भी उसमें बिखरा हुआ है, फिर उसको भी चुनना है और फिर देना है, तो समय तो लगेगा। तो सवाल है कि कस्टमर के पास टाइम रहेगा तब ना उतना वेट करेगा। तो वेट नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। या नहीं भी निकलेगा तो भी दुकानदार को बहुत सारा समय लग जा रहा है, बहुत सारा समय लग जा रहा है। उसी तरह से मान लो, तो क्या करेगा दुकानदार? इसके ऊपर विचार करेगा कि क्या करें कि हम सामान जल्दी से दे दें। तो वो क्या करेगा कि सामान गुण वाले को एक साथ रखेगा, मतलब प्याज को एक अलग साइड में रख देगा, आलू को एक अलग साइड में रख देगा। अब कोई आता है, प्याज तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फटाफट प्याज उठाएगा, क्या करेगा? दे देगा। आलू उठाएगा, क्या करेगा? दे देगा। तो क्या किया दुकानदार? समय बचाने के लिए समान गुण वाले को, जो पहले अस्त व्यस्त चीजें था, उसको क्या किया? अब व्यवस्थित था, उसको व्यवस्थित किया। मतलब समान गुण वाले को क्या किया? एक जगह इकट्ठा किया, सजा दिया। क्या किया? सजा दिया। नहीं, उसी तरह से मान लो कि आप आपके स्कूल में कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 के विद्यार्थी फील्ड में खेल रहे हैं। और फील्ड में खेल रहे हैं तो वहां पर ये पहचानना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा विद्यार्थी 9th क्लास का है, कौन सा विद्यार्थी 10th क्लास का है, कौन सा विद्यार्थी 11th क्लास का है। पहचानना कौन सी है? मुश्किल है। तो अब हम क्या करें? अब वही विद्यार्थी यदि अपने अपने कक्षा में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तो अपने अपने कक्षा में जाने का मतलब ये हो गया कि जो समान चीजें पढ़ना है, समान गुणों का अध्ययन करना है, उसको एक कक्षा में कर दिया गया। अब क्लास 10 के विद्यार्थी, तो किसी से पूछेंगे हम कि चलो तत्व का आवर्त परिक्रम पढ़ते हो, तो सब कहेगा हम पढ़ते हैं, कहेगा नहीं कहेगा? अब वही फील्ड में यदि कोई विद्यार्थी है, अचानक जाकर हम पूछते हैं तुम तत्व का आवर्त परिक्रम पढ़ता है, तो कहेगा नहीं नहीं, हम तो क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, नहीं हम तो क्लास 8 के विद्यार्थी हैं, हमारे सिलेबस में है ये नहीं है, है ये नहीं है। तो फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कि भाई क्लास 10 का विद्यार्थी कौन कौन है इसमें। नहीं, तो ये समस्या आ जाएगा, आपको ये समस्या आ जाएगा। उसी तरह से यदि हम जनरल स्टोर में जाते हैं तो कल्पना करो कि शुरू शुरू में अब इतना, जैसे आप साबुन से स्नान करते हो तो इतना वैरायटी का साबुन तो स्टार्टिंग में नहीं होगा। नहीं, तो मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास लाइफ बॉय साबुन था, तो पॉपुलेशन भी तो कम होगा, पॉपुलेशन भी क्या होगा? कम होगा। तो लाइफ बॉय साबुन था, कपड़ा धोने वाला कोई रिन साबुन हो गया, नहीं निरमा हो गया, ये सब साबुन एक दो वैरायटी का था। तो दुकानदार के पास अब वो क्या किया था, चूंकि पॉपुलेशन भी कम था और वैरायटी भी कम था, तो एक जगह उसने रख दिया। हाँ, अब कस्टमर आता है, क्या चाहिए? तो लाइफ बॉय साबुन चाहिए। लो भाई लाइफ बॉय, चूंकि अमाउंट भी कम था तो उसको ज्यादा ढूंढने में समय नहीं लगा, लो ये लाइफ बॉय ले लो। अब क्या हो गया कि वैरायटी जो है आते गया मार्केट में। अब लाइफ बॉय आ गया, सपोज मान लो, है कि नहीं? उसके अलावा और कौन कौन साबुन, लक्स आ गया, मान लो पियर्स आ गया, है कि नहीं?
अब वो दुकानदार क्या करता है, पॉपुलेशन भी बढ़ गया उस टाइम में, तो अब वो दुकानदार यदि क्या करता है कि सभी साबुन को एक जगह इकट्ठा, सबको एक जगह मिक्स करके रख देता है। अब कोई आता है तो कहता है कि हमको जल्दी से लक्स दीजिए, उसको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारा साबुन को क्या किया, मिक्स कर दिया। तो फिर वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो दुकानदार सोचता है कि अरे भाई ऐसे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत सारा कस्टमर भाग जाएगा। तो वो क्या करता है, दुकान में इस तरह से रैक बनाता है, क्या बनाता है, रैक बनाता है, इस तरह से रैक बनाता है वो, इस तरह से रेक इस तरह से बना देता है, इस तरह से रेक बनाता है वो। नहीं, अच्छा अब क्या करेगा, इस खंड में स्नान करने वाला साबुन को रख देगा, इसमें क्या करेगा, कपड़ा धोने वाले साबुन को रख देगा। नहीं, अब कोई आता है तो कहता है हमको स्नान करने वाला साबुन दीजिए, लक्स दीजिए, तो स्नान करने वाला साबुन इसमें उसने रखा है। तो सपोज मान लो उस टाइम में दो वैरायटी का साबुन था, एक था लाइफ बॉय, कौन सी था, लाइफ बॉय था, और उसके बाद से लक्स था, क्या था, लक्स था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस रैक में हाथ डालेगा और लाइफ और लक्स इसी में से न किसी एक को ढूंढना, उसको फटाफट निकाल करके दे देगा। अब मार्केट में बहुत सारा साबुन आ गया, पियर्स आ गया है कि नहीं, और कौन आ गया, हाँ हाँ डोव आ गया, या हाँ ये सब साबुन आ गया। अब उसने सारा का सारा मिक्स कर दिया इसमें। अब कोई आता है तब कहता है कि हमको जल्दी से डोव साबुन दीजिए। नहीं, तब क्या करेगा वो, अब इसमें ढूंढेगा, क्या करेगा, इसमें तो ढूंढेगा वो। तो फिर यहाँ भी उसको समस्या आ जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो सोचेगा एक और काम करते हैं हम, लक्स को एक अलग रैक में रख देते हैं, लाइफ बॉय को एक अलग रैक में रख देते हैं, पियर्स को एक अलग रैक में रख देते हैं। अब कोई आता है कहता है कि हमको लाइफ बॉय चाहिए, तब उसको तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो फटाफट रैक, उसको पता है कि हम लाइफ बॉय कहाँ रखे हैं, वहां से उठाएगा, आपको क्या करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि समस्या जब आता है तो उसका निदान हम लोग क्या करते हैं, निदान इसका निकाल लेते हैं। तो इसी तरह का समस्या आया हमारे साइंटिस्टों को, केमिस्टों को, कब, शुरू में जब तत्वों की संख्या कम था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन तत्वों की संख्या जब बढ़ गया तो उसके प्रॉपर्टीज को याद रखना संभव नहीं हो पा रहा था, और उस टाइम में हमारा तत्व अस्त व्यस्त थे, साबुन के जैसा, किसके जैसा, कहीं 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 से कुछ रखा हुआ था, तो उसका ध्यान करने में क्या होता था, दिक्कत होता था। तो इसीलिए अव्यवस्थित तत्वों को सजाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब कि समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को हम कहते हैं तत्वों का वर्गीकरण। आपसे कोई पूछे कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है, समान गुण वाले, कैसे लाइफ बॉय अलग रखा, लक्स को अलग रखा, नहीं प्याज को अलग रखा, मतलब समान गुण वाले तत्वों को सजाने की विधि को, समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में, इसको क्या बोला गया, वर्ग, एक खंड हो गया, एक वर्ग हो गया, ये दूसरा दूसरा क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को हम क्या कहते हैं, तत्वों का वर्गीकरण। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तत्वों की संख्या बढ़ते गया, जिसके चलते उसके गुण धर्म को याद रखना संभव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तत्वों की संख्या बढ़ते गया, जिसके चलते उसके गुण धर्म को याद रखना संभव नहीं हो पा रहा था, इसीलिए समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में क्या किया गया, सजाया गया, अर्थात तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब हम बात करते हैं लगभग 18वीं शताब्दी में, 1800 समथिंग, मतलब 19वीं शताब्दी को उसको, है कि नहीं, उस टाइम तक हमारे पास 30 तत्व आ चुके थे। कितने तत्वों का खोज हो चुका था, 30 तत्वों का खोज हो चुका था। कब, 1800 समथिंग में,
कितने तत्व? तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि तत्वों को सजाने का प्रयास किसने किया, किस साइंटिस्ट ने, किस केमिस्ट ने तत्वों को सजाने का प्रयास किया, मतलब उसको वर्गीकृत करने का प्रयास किसी ने तो किया होगा। तो सबसे पहले ये श्रेय जाता है लवाजिये को, जो आप 9th क्लास में नाम सुने होइएगा। लवाजिये के टाइम में कुछ तत्व मिले थे, तो उसने क्या किया कि इसको एक कुछ तत्वों को धातु के अंदर रखा और कुछ तत्वों को अधातु, मतलब वहां से उसने वर्गीकरण की पहला प्रयास किया। तो तत्वों को वर्गीकरण का पहला प्रयास का श्रेय किसे जाता है? लवाजिये को। किसको जाता है? लवाजिये साहब को जाता है। उसने पहला प्रयास किया क्या कि कुछ को धातु के वर्ग में बांटा और कुछ को अधातु, कुछ को मेटल और कुछ को नॉन मेटल। लेकिन बाद में कुछ वैसे तत्व मिले जिसमें धातु का भी गुण था और अधातु का भी गुण था, है कि नहीं? तो इसलिए आगे जाकर के इनके जो वर्गीकरण था, है कि नहीं, उसको क्या किया गया? छोड़ दिया, कहा कि ना ना ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो अब यहाँ पर आते हैं हमारा वुल्फगांग डोबेराइनर। वुल्फगांग डोबेराइनर, डोबेराइनर ये जर्मन गणितज्ञ थे। गणितज्ञ नहीं, केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे। जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है। और इनके टाइम तक तत्वों का खोज हो चुका था। कितने? 30 तत्व प्राप्त थे। वुल्फगांग डोबेराइनर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। इनके टाइम तक तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? 30 हो चुका था, नहीं? और इन्होंने लगभग 1800 कितना? 1817 में 1817 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। तो उनके टाइम तक जो 30 तत्व थे, उनमें से इन्होंने 3 तत्वों का 3 ठो समूह खोजा। मतलब 3 तत्व, 1 2 3, 3 तत्व का 3 ठो समूह खोजा। और प्रत्येक समूह को त्रिक कहा गया, ट्राइड्स कहा गया। बात समझो। उनके टाइम तक कितने तत्व थे? 30 तत्व थे। 30 तत्व में उसने 3 तत्वों का समूह ढूंढा जिसका गुण एक जैसा था। जिसका गुण कैसा था? एक जैसा था। और प्रत्येक समूह को त्रि कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि प्रत्येक समूह में 3 तत्व थे। उन्होंने क्या किया था? जल्दी से बोलिए। हाँ, उन्होंने समान गुण वाले 3 तत्वों का समूह बनाया जिसे त्रि कहा जाता है। और इस तरह से कितना समूह? 3। और उसने ये कहा कि प्रत्येक त्रिक में 3 जो तत्व हैं उनका गुण क्या होगा? एक जैसा होगा। उनका गुण एक जैसा होगा। तो डोबेराइनर ने एक नियम दिया जिसको क्या कहा जाता है? त्रिक नियम। तो आपको एग्जाम में आता है कि त्रिक नियम किसने दिया? डोबेराइनर ने। त्रिक नियम क्या कहता है कि उसने 3 तत्वों का समूह बनाया। कितने समूह? 3 समूह। और प्रत्येक समूह में जो तत्व है उनका गुण क्या होगा? एक जैसा होगा। और फिर उसने ये भी कहा कि इन 3 तत्वों को, प्रत्येक त्रिक में जो 3 तत्व हैं उनको परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में यदि सजा दिया जाए तो जो बीच वाला तत्व है उसका द्रव्यमान जो होगा
ये दोनों के दरम्यान का औसत होगा। औसत का मतलब दोनों के दरम्यान को जोड़ करके 2 से भाग दे दे तो इसके दरम्यान के बराबर आ जाएगा। तो वो त्रिकोण कौन है यहाँ पर हम देखते हैं। पहला जो त्रिक हम लोगों का इसको ऐसे हिंदी में को लिख देते हैं, चलो लिखते हैं लिथियम, सोडियम और पोटासियम। पहला हो गया, 3 ठो समूह हो गए, पहला त्रिक हो गया। दूसरा हो जाएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, बी ए हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो गया। ये पहला त्रिक हो गया। कौन सा त्रिक हो गया? पहला त्रिक हो गया। देखो एक 3 तो समूह मिल गया, 3 तो समूह मिला कि नहीं मिला? अब प्रत्येक समूह में कितने, इसीलिए इसको त्रिक कहा गया। तो त्रिक नियम किसने दिया? ट्रायड्स किसने दिया? डूबे राइनर ने दिया। उनके टाइम तक 30 तत्व ज्ञात थे। 30 तत्वों में उन्होंने 3-3 तत्वों का समूह बनाया, जिसका गुण, रासायनिक गुण या भौतिक गुण क्या था? एक जैसा था, मिलता जुलता था। प्रत्येक समूह को त्रिक कहा गया। इस तरह से डोबराइनर को कितने त्रिक मिले? 3 त्रिक मिले। और उसने कहा कि प्रत्येक त्रिक को यदि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए तो ये दोनों का द्रव्यमान हम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो इसके द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। इसके द्रव्यमान के बराबर। जैसे देखो लिथियम, तो लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है? लगभग होता है 14। कितना? 14। और इसका द्रव्यमान पोटासियम, बोलो जल्दी से। तो पोटासियम का हो जाएगा लिथियम, 14 नहीं ना होगा, लिथियम 3, इसके लगभग 7 लेकर के चलो। कितना? 7 अप्रोक्स। और इसका द्रव्यमान हो जाएगा के पोटासियम 19, 40 लेकर के चलो लगभग। कितना? 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो 40 लेकर के चलो और 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा 47 बट्टा कितना? तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 पॉइंट लगभग कितना? 5। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग इतना ही होता है, इसके आसपास ही होता है नहीं। उसी तरह से ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके 2 से भाग दे देते इसके बराबर आ जाएगा। ये दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके 2 से भाग दे देते क्या आ जाएगा? ये वाला चीज आ जाएगा। ये चीज किसी ने बताया? डूबे राइनर। अब आपको इसको याद रखना है, आता है एग्जाम में कि डोबराइनर के निम्नलिखित में कौन डोबराइनर के त्रिक हैं? ऑप्शन में दे देगा, ये दे सकता है, इसके अलावा लिथियम के साथ कुछ और मिला सकता है। नहीं तो आपको याद रखना पड़ेगा पहला त्रिक, दूसरा ये क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो इसको क्या बोलते हो? सोडियम। इसको क्या बोलते हो? पोटासियम। इसको ये हो गया लिथियम, कौन चीज? लिथियम। ये क्या हो गया? सोडियम। ये क्या हो गया? पोटासियम। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हो। लीना ने सोडियम सोहन से पूछा, ये हो गया पोटासियम पूछा। लीना ने सोहन से पूछा, लीना मतलब लिथियम, सोहन मतलब सोडियम, अब पूछा मतलब पोटासियम, जिसका संकेत ये वाला हो गया। लीना ने सोहन से पूछा सी ए, इसको बोल सकते हो का एस
स्ट्रोंशियम एस, स्ट्रोंशियम एस आर इसका संकेत होता है स्ट्रोंशियम। तो इसको लिख सकते हो का समाचार बा। लीना ने सोहन से पूछा का समाचार बा। लीना ने सोहन से पूछा का समाचार बा। थोड़ा सा भोजपुरी मिक्स कर दो। नहीं, लीना ने सोहन से पूछा का समाचार बा। ली से लिथियम, सो से सोडियम, पूछा से पोटासियम, का कैल्शियम, समाचार स्ट्रोंशियम, बा बेरियम। नहीं, तो त्रिक हो गया, जिसको आपको जैसे भी है अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हो। नहीं तो दो त्रिक याद हो गया, तो तीसरा ऐसे याद है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। कोई दिक्कत इसमें? याद हो गया। लीना ने सोहन से पूछा का समाचार बा। लीना लिथियम, सोहन सोडियम, पूछा पोटासियम। नहीं, का कैल्शियम, एस समाचार स्ट्रोंशियम, एस आर बा बेरियम, बा बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। चलिए अब यहाँ तक तो बात आ गया। अब 3 3 6 3 और 30 में 3 त्रिक मिले, तो फिर बाकी तो अभी अपने पास लगभग 21 बच गए। तो फिर उसका तो रट्टा मार करके याद करना पड़ेगा। और तत्वों की खोज होता जा रहा था, फिर नए नए तत्व मिल रहे थे। तो फिर वहां पर भी लगा कि ना इससे काम चलने वाला नहीं है, तो फिर आगे जाकर के इसको भी त्याग दिया गया, इसको भी त्याग दिया गया। अब यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आते हैं कौन? अब यहाँ पर आते हैं एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम था न्यूलैंड्स। क्या आते हैं? न्यूलैंड्स। 1866 में, 1866 में आते हैं। कौन आते हैं? न्यूलैंड्स। अष्टक नियम लेकर के आते हैं। तो डोबराइनर ने क्या दिया था? त्रिक नियम। कौन सा नियम? ट्राइड्स, त्रिक नियम। और कितने त्रिक इनको मिले थे उस टाइम में? 3 त्रिक मिले थे, 3 ट्राइड्स मिले थे उनको। अब यहाँ पे एंट्री होता है न्यूलैंड्स। किसका एंट्री होता है? न्यूलैंड्स का, जो अंग्रेज वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स। नहीं, इनका एंट्री होता है कब? 1800। ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे ये, मतलब रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे। नहीं, इनका एंट्री कब होता है? 1866 में। और इनके टाइम तक कुल तत्वों की संख्या 56 हो चुका था। कितना? 56 तत्व हो चुका था। कितना? लेकिन यदि सही से इनके सारणी को देखा जाए तो 62 तत्व होते हैं गिनने पर। कितने? 62 तत्व। क्योंकि कहीं कहीं इन्होंने एक ही जगह दो दो तत्वों को रख दिया है। यदि हम सावधानी से उसको गिने तो 62 तत्व उसमें पाए जाएंगे। आ रहा समझ में? तो आप यदि कहीं ऑप्शन में आता है, हालांकि विकल्प नहीं देना चाहिए, कंफ्यूजन वाला चीज नहीं देता है ऑप्शन में, है कि नहीं? ऑप्शन वाला प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। बाय द वे यदि आता है कि न्यूलैंड्स के समय में कितने तत्व ज्ञात थे, तो 56, 62 से नहीं जाएगा। यदि दे दिया तो फिर 62 पे ही आपको टिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके सारणी में कितने तत्व? 62 तत्व। कितने? 62 तत्व पाए गए। सारणी में गिनिएगा टोटल तत्व को, तो कितने? 62 तत्व। कितने? 62 तत्व। तो फिर भी चलो याद रखते कितने? 56 तत्व। अब इसने जो नियम दिया न्यूलैंड्स ने, उसको कहा गया अष्टक नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम। कौन सा नियम दिया उसने? अष्टक नियम दिया। नहीं, और इनका जो आधार था अपना सारणी बनाने का, तत्वों को वर्गीकृत करने का, वो था परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु
द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने अपना सारणी बनाया। अब न्यूलैंड्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जितने भी तत्व प्राप्त है, 56 तत्व की बात करते हैं, यदि उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजा दिया जाए, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा वाला परमाणु, सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले को, उससे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले को, उसके इसे सजा दिया जाए, तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण होगा वो पहले वाले तत्व के गुण के बराबर होगा। मतलब समझो, यहाँ पर हम सारणी बना देते हैं, इसे पता चल जाएगा। जैसे मान लो उस टाइम में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, जैसे यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, कौन सी हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर आ गया फ्लोरीन, उसके बाद से आ गया सोडियम, उसके बाद से आ गया मैग्नीशियम, इस तरह से एल्यूमिनियम Al, नहीं, सिलिकॉन Si, फास्फोरस, सल्फर, फिर यहाँ पर आ गया क्लोरीन, नहीं, फिर के आ गया आपका Pca, कैल्शियम, नहीं, इस तरह से क्रोमियम, इस तरह से Ti, इस तरह से Mn, नहीं, Fe, देखो यहाँ पर आ गया फिर आपका कोबाल्ट तथा निकेल, कोबाल्ट तथा निकेल आ गया, फिर यहाँ पर Cu आ गया कॉपर, Zn, नहीं, इस तरह से और भी तत्व आ गए यहाँ पर। अब उनका कहना क्या था, ध्यान से देखो, इसका परमाणु द्रव्यमान और इसके परमाणु द्रव्यमान, इसका छोटा, इससे बड़ा इसका है, इससे ज्यादा इसका है, इससे ज्यादा इसका है, मतलब परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में उसने सजा दिया। तो सजाने के बाद उसने ये पाया कि यदि किसी तत्व से प्रारंभ करोगे तो उसके जो 8वें नंबर पर आएगा तो उसका गुण, और जिससे प्रारंभ करे उसका गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका गुण क्या होगा, एक जैसा होगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो जो यहाँ से स्टार्ट करोगे और जो 8वें नंबर पर आएगा तो इसके गुण के जैसा होगा। मतलब 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो गिनो, यहाँ पर काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब इसका गुण एक जैसा होगा। फिर यदि यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका गुण एक जैसा होगा। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8वें नंबर पे वाला आएगा। उसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8वें नंबर पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 8वें नंबर पर ये वाला आपका आ जाएगा। जैसा कि संगीत का स्वर होता है, सा रे ग म प ध नि सा, 8वें नंबर फिर सा आ जा रहा है, सा रे ग म प ध नि सा, फिर 8वें नंबर पर आ गया। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, नहीं, और 8वें नंबर पर फिर क्या आ जा रहा है, सा आ जा रहा है। तो उसने कहा जैसे संगीत स्वर में कि सा से स्टार्ट किया जाता है, 8वें नंबर फिर क्या आ जा रहा है, सा समान गुण वाला आ जा रहा है। उसी तरह से किसी तत्व से प्रारंभ किया जाए तो 8वें नंबर पर जो आएगा, जहां से आप प्रारंभ किए उसका गुण क्या होगा, एक समान हो गया। इसीलिए इसको बोला गया अष्टक नियम। कौन सा नियम, अष्टक नियम इसको बोला गया। तो अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम किसने दिया था। तो अब देखो यहाँ पर एक वर्ग की तरह से बन गया, इसको वर्ग, देखो इस वर्ग में, इस समूह में जितने भी तत्व आ गए न्यूलैंड के हिसाब से समान गुण वाला होगा। इस वर्ग का तत्व का गुण क्या होगा, एक समान होगा। तो कुछ तो फायदा हुआ कि इसका प्रॉपर्टी यदि हम याद कर ले तो इसी के जैसा लगभग सबका होगा। इसका प्रॉपर्टी जब हम याद कर ले तो सबका गुण क्या हो जाएगा, तो एक याद करेंगे तो लगभग
अंदाज हो जाएगा कि बाकी का प्रॉपर्टी कैसे होगा। अब तो हमें सबको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो फिर आगे जाकर के हमारे साइंटिस्टों ने स्टडी किया, तब ये देखा अरे भाई ये क्या, कैल्शियम तक तो ठीक है, इनका रूल जो है हल्के तत्वों तक ही लागू होता है, कैल्शियम के आगे इनका नियम फ्लॉप कर गया। मतलब कैल्शियम का प्रॉपर्टी इसके जैसा होना चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन कैल्शियम का प्रॉपर्टी इसके जैसा, पोटासियम का प्रॉपर्टी कॉपर जैसा होना चाहिए, लेकिन पोटासियम का प्रॉपर्टी कॉपर के जैसा नहीं है। फिर क्लोरीन का प्रॉपर्टी इसके जैसा होना चाहिए, लेकिन क्लोरीन का प्रॉपर्टी इसके जैसा नहीं है। इसका मतलब इनके सारणी में भी दोष है। क्या दोष है कि इनका सारणी कहाँ तक लागू होगा, कैल्शियम तक ही सत्य है, कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके आगे लागू नहीं होता है। तो दोष तो आ गया, तो फिर वो दोष को दूर करना पड़ेगा, उस दोष को दूर करना पड़ेगा। तो अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि न्यूलैंड कास्टक नियम क्या है, तो क्या जवाब होगा, न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया। क्या कहा न्यूलैंड्स ने कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण के बराबर होगा, या जैसा होगा, जैसा होगा माने मिलता जुलता होगा, ये हो गया। और जैसे कि संगीत स्वर का, जैसे संगीत का स्वर होता है, संगीत का स्वर होता है, उसी के जैसा ये फॉलो होता है, इसीलिए इसको कहा गया कौन सा नियम, अष्टक नियम। तो फिर पूछेगा कि इनमें त्रुटि क्या था इनके सारणी में, इनके सारणी में बहुत सारा त्रुटियां पाई गई। पहला त्रुटि कौन सी, तो ये पूछेगा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम का सीमाएं क्या है, दोष क्या है, कमियां क्या है, आप बताओ, त्रुटि क्या है आप बताओ। तो त्रुटि में क्या रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को फील करो। पहला दोष कौन सी है कि इनका नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू होता है, कैल्शियम के आगे इनका नियम लागू, तो पहला दोष ये हो गया। दूसरा दोष क्या हो गया इनका कि इन्होंने क्या किया है कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाया है, लेकिन यहाँ पर देखो कोबाल्ट और निकल, तो इसका द्रव्यमान कौन सी होता है, ज्यादा, और इसका क्या होता है, कम। तो जबकि इसको पहले रख दिया, इसको क्या किया, तो इसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, कम होता है, और इसका कौन सी होता है। तो दूसरा दोष हो गया कि कहीं कहीं इसने अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया है और कम वाले को बाद में रख दिया, दूसरा दोष हो गया। तीसरा दोष ये हो गया कि इन्होंने कहीं कहीं एक ही जगह पर दो दो तत्वों को रख दिया है, जैसे यहाँ पर देखो उसी तरह से सी और La होता है जो इसके साथ रख दिया गया है, क्रोमियम के साथ यहाँ पर रख दिया गया है। तो कहीं कहीं उसने क्या किया है, दो दो तत्वों को एक साथ रख दिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, एक तत्व का स्थान एक ही जगह होना चाहिए था। तो ये भी एक दोष हो गया। और एक और दोष उसमें पाया गया कि न्यूलैंड अंग्रेज जो होता है सब बड़ा घमंडी होता है, नहीं, तो उसने क्या कहा कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही पाए जाते हैं, विद्यमान है, प्रेजेंट है, नेचर में, प्रकृति में मात्र 56 तत्व ही विद्यमान है, ऐसा कहा उसने। मतलब 56 तत्व से ज्यादा प्रकृति में तत्व नहीं है, जबकि अभी हम 118 तत्व तक हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, नहीं, तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा, ये भी टूटी हुआ कि नहीं हुआ, 56 के बाद से बहुत सारा तत्व हमको मिल चुका। इस तरह से न्यूलैंड के कौन कौन से दोष, पहला दोष इनका नियम जो है कैल्शियम तक ही अर्थात हल्के तत्व तक ही लागू होता है। दूसरा दोष हो गया, हाँ क्या चीज कि हाँ कहीं कहीं इसने
अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रख दिया, कम द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया है। तीसरा दोष ये हो गया। हाँ, और चौथा, इसने भविष्यवाणी किया कि प्रकृति में 56 तत्व ही विद्यमान है, उपस्थित है, जो कि गलत है, क्योंकि आज 118 तत्व मिल चुका है, 118 तत्व। इसीलिए इनके सारणी को भी, मान लो कैल्शियम तक तो ठीक है, फिर आगे का क्या होगा। इस तरह से ये 2 तत्व है, इन सभी को गिनोगे तो आपका 62 तत्व क्या हो जाता है, हो जाता है इसमें। ऐसे इसको एक माना गया है, लेकिन है तो 2 ना, तो काउंटिंग करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 62, 62 हो जाएगा, कितना, 62 हो जाएगा। तो अब त्रुटि आने के चलते फिर साइंटिस्टों के सामने क्या आ गया, समस्या आ गया कि अब क्या किया जाए। अब तो फिर यहाँ पर अब एंट्री होता है एक बहुत ही जीनियस केमिस्ट, जिनका नाम था इवानोविच मेंडलीफ। इवानोविच मेंडलीफ या मेंडलीफ, कहीं लीव भी लिखा गया, कहीं लीफ भी लिखा गया है, असल में। और इनके टाइम तक लगभग 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। कितने, अब सोचो कि कितना जीनियस आदमी थे। अब एक चीज बताओ, आप कहीं खड़े हो, एक आदमी आता है जो आपके बारे में, जिसका परिचय आपसे नहीं है। आप कहीं खड़े हो और एक आदमी आता है और ऐसे करता है, ए भाई साहब, आप मुड़ करके देखते हैं और वो कहता है कि आप का नाम फलाना है और फलाने जगह के रहने वाले हैं, आप इतने भाई बहन हो, और कह करके चला जाता है। या ऐसे कहता है, आप खड़े हो और वो कहता है कि देखो अभी आपका 3 दोस्त आएगा, और उस दोस्त का नाम भी उसने बता दिया। आपके बारे में वो, आपके कौन दोस्त है वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन फिर भी जैसे भी हो वो आपके पास, आप कहीं खड़े हैं और आता है, कहता है कि भाई साहब अभी थोड़ा देर में आपके 3 दोस्त आएंगे, और तीनों दोस्त का नाम भी उसने बता दिया और बता कर को चला गया। तब तक वास्तव में कुछ देर के बाद वो तीनों दोस्त आपके पास आ जाते हैं, और जो नाम बताया था वही उसी नाम का दोस्त आपके पास आ जाते हैं। तो उस आदमी को आप क्या कहिएगा, जादूगर कहिएगा, चमत्कारी कहिएगा। तो कुछ ऐसे ही मेंडलीफ साहब के साथ हुआ, ऐसे ही चमत्कार उसने किया। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने एक सारणी बनाया, जिसे हम कहते हैं मेंडलीफ का आवर्त सारणी। और वो सारणी एक परफेक्ट सारणी था। इसीलिए हम मेंडलीफ साहब को कहते हैं आवर्त सारणी का जन्मदाता। आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जन्मदाता कौन है, मेंडलीफ है। कौन है, मेंडलीफ साहब को माना जाता है।